डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने वापस एक ऊंचाई, एक मर्यादा, एक शालीनता टीवी डिबेट्स को प्रदान की है और ये बताया है कि वास्तव में प्रवक्ता होने का अर्थ क्या होता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जिन्होंने इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई की है, उसी में अपना शोध कार्य किया, पीएचडी की, लखनऊ से जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का वक्ता के रूप में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वो निर्धारित विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। आदरणीय प्रोफेसर सुनील चौधरी जी, डॉक्टर कौशिक जी, यह बात सत्य है, आज मुझे चूंकि फ्लाइट पकड़नी है, मुंबई में मेरा अटल जी की जयंती का एक कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा सा समय की बाध्यता थी, वरना और विस्तार से आपसे बात करता। परंतु जो विषय अभी मैं प्रोफेसर चौधरी को जो सुन रहा था, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी शिक्षक, शोधार्थी आज यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अथवा आभासी माध्यम से जुड़े हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और मुझे यहाँ आकर और आप लोगों के मध्य किसी भी माध्यम से जुड़कर बहुत प्रसन्नता और आत्मिक संतुष्टि होती है। इसका एक कारण यह भी है कि मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा हूं, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे और वे मेरी जो दिली इच्छा थी वो विज्ञान में शोध करने की थी। ठीक है, उस जमाने में इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो माना जाता था इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो ज्यादा सिक्योरिटी की बात हो जाती थी, इसलिए चले गए। इसलिए मुझे शोध अथवा इससे जुड़े विषयों पर एक अलग प्रकार का लगाव महसूस होता है। अभी जो चौधरी साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से ही विषय को लेता हूं। उन्होंने कहा कि भारत के संदर्भ में कई विदेशी मान्यताएं रही, पश्चिमवाद रहा, मार्क्सवाद रहा, समाजवाद रहा और इसी की प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में भी रहा। आज जब हम अटल जी की जयंती पर इस विषय पर चर्चा करते हैं तो यह और भी युक्त संगत लगता है, क्योंकि यह आज का वह दिन है जिसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन दिवस के रूप में स्थापित किया है, यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में, कि कैसे अच्छा शासन चलाया जा सकता है। और यह भी उल्लेखनीय बात देखिए कि मोदी जी ने इसे कहा है कि अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस पे मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं जिसमें कि किसी को राजनीतिक दृष्टि नजर आए तो मैं उसको चाहूंगा कि उसको थोड़ा इग्नोर करें। भारत की राजनीति में दो ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से काफी पहले जनता के हृदय में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके थे। 2012-13, 11-12-13 का दौर याद करिए। आप किसी पार्टी समर्थक किसी को छोड़ दिए, राह चलते व्यक्ति से पूछिए तो कोई कहता था मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। वह दो थे, अटल जी और मोदी जी। बाकी सभी प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, ये लोग नेता बन के प्रधानमंत्री बने। और यह मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुजराल साहब, देवेगौड़ा जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और राजीव गांधी जी के विषय में ही नहीं कह रहा हूं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी इंडिकेट सिंडिकेट के बीच के विवाद में गूंगी गुड़िया के रूप में सत्ता में आई थी, बाद में वो एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सारी कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के पक्ष में, बाद में वो नेता के रूप में स्थापित हुए। परंतु अटल जी के विषय में तो क्या कहा जाए, ये 1957 में पहली बार सांसद बनते हैं और उस समय के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय नेता पंडित नेहरू 1958 में कह देते हैं 34 साल के अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कि एक दिन यह युवक देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो 1998 में प्रधानमंत्री बने, वैसे 13 दिन के लिए 96 में बने थे। तो मेरे विचार से कोई भी नेता भारत की राजनीति में ऐसा नहीं होगा 40 साल तक जिसे देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में देखा हो, भावी प्रधानमंत्री के रूप में। यानी 2 पीढ़ियां पूरी निकल गई। जो हम भी बचपन में सुनते थे, बहुत हम लोग छोटे थे, 80 के दशक की बात है, जब 84 में अटल जी ग्वालियर से हार गए तो हमारे मोहल्ले के जो लोग बड़े कट्टर कांग्रेसी थे, उन्होंने भी कहा अटल जी को नहीं हारना चाहिए था, इन्हें तो संसद में अवश्य। यह उनके व्यक्तित्व की विराटता थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा वो एक और मामलों में उन्होंने इतिहास बनाया
जो विषय चौधरी साहब ने कहा था, भारत की राजनीति में 3 प्रमुख राष्ट्रीय दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी, अब टेक्निकली बसपा भी है। पर अगर इन 3 प्रमुख राष्ट्रीय दलों को देखें तो इसमें मूल रूप से भारतीय कौन है, जो अपनी उत्पत्ति, प्रेरणा, वैचारिक अधिष्ठान और कार्यशैली तीनों में विशुद्ध भारत। वामपंथ का सारा उद्भव और प्रेरणा विदेश में है। कांग्रेस एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित और उसमें बहुत सारा कॉलोनियल इंपैक्ट रहा। तो मैं कहना चाहूंगा कि 1947 में हम आजाद हुए और अटल जी की राजनीतिक यात्रा जो 51 में शुरू हुई, वो भारत की राजनीति में, जिसे प्रोफेसर चौधरी जी ने अभी अटलवाद कहा, मैं कहना चाहूंगा भारत की राजनीति की स्वतंत्रता के बाद स्व का जो तत्व था उसको स्थापित करने के अभियान को लेकर शुरू हुई। और जब 1998 में हमारी सरकार बनी तो ये पहली बार ऐसा था जब न सिर्फ वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, एक ऐसी विचारधारा को भारत की सत्ता पर स्थापित होने का मौका मिला जो उत्पत्ति, प्रेरणा और प्रगति तीनों में विशुद्ध भारतीय। मुझे याद है 15 अगस्त 1998 लखनऊ से कितने ही लोग ट्रेन में सिर्फ इसलिए दिल्ली गए कि एक बार हम देखें तो अटल जी को अपनी आंखों से लाल किले की प्राचीर के ऊपर झंडा फहराते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अटल जी ने भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित किया। 40 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देखे गए। इतने लंबे समय तक उनके राजनीतिक जीवन में जो आपने कहा है ना, शुचिता, समावेशिता, सत्यनिष्ठा, इसका एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए शुचिता का उदाहरण क्या। अटल जी 1948 में संघ की एक पत्रिका निकलती थी, राष्ट्र धर्म, लखनऊ से। जो लोग संघ से जुड़े होंगे अथवा उत्तर प्रदेश के होंगे उन्हें राष्ट्र धर्म पत्रिका का उन्होंने नाम जरूर सुना होगा। अटल जी उसके प्रथम संपादक। और आप ये समझिए कि उस समय उनकी एक दूर के रिश्ते की बहन रहती थी लखनऊ शहर में, तो वहां पर वो रहते थे। और जहां कार्यालय था राष्ट्र धर्म का, वहां जाने का उस जमाने में इक्के वाला 4 आने लेता था। और उस समय 4 आने प्रतिदिन देना उन्हें बहुत भारी लगता था और 7-8 किलोमीटर का रास्ता था, तो वो पैदल जाते थे और वहां संपादकत्व करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि गर्मी बहुत थी तो वहां मूर्छित होकर वो गिर गए। तो आप ये सोचिए, वो कैंटोनमेंट में था उस समय राष्ट्र। तो मैंने शुचिता की बात इसलिए कही कि जीवन की शुरुआत इस प्रकार के संकल्प को लेकर प्रचारक जीवन के रूप में उन्होंने किया और उसके बाद उस संकल्प को अपने जीवन में अंगीकार करके निरंतर आगे बढ़ाते चले। उनकी एक बहुत सारी कविताओं की लाइनें बहुत सारे लोगों को ध्यान है, पर उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध, मतलब कम प्रसिद्ध पंक्ति है जो उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन के लिए लिखी थी कि गाढ़े की है ओढ़नी और गाढ़े का बिछौना रहे, गाढ़ा रंग गाढ़े मन गाढ़े ही सना रहे। यानी मैं तो अपनी मेहनत के साथ लगा हुआ हूं, मुझे सिर्फ उसी को ओढ़ना है, उसी को बिछाना है और उसी में अपने मन को संलग्न रखते हुए अपने कार्य के लिए आगे बढ़ना। अब आप देखिए, ऐसा नहीं कि किसी के भी राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को यह पता हो और हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता हो कि अटल जी जब पहली बार चुनाव लड़े तो वो 3 लोकसभा सीटों से लड़े। 1957 में बलरामपुर, लखनऊ और मथुरा। वो बलरामपुर से जीते थे, लखनऊ से हार गए थे और मथुरा से उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अर्थात जीवन में बहुत से अवरोध आते हैं, जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उसके बाद भी आगे बढ़ते हुए जो लोग श्रेष्ठ लोग हैं वो अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब इसके बाद आप आइए, एक दौर आता है 1968 में जब दीनदयाल जी की दुखद हत्या हो जाती है और अटल जी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया जाता है और उस समय उनकी आयु केवल 42 से 43 वर्ष। तो हमने सुना है बुजुर्गों से कि जब अटल जी से कहा गया तो उन्होंने ये कहा
कि मैं कैसे उस पद को धारण कर सकता हूं जिसपे दीनदयाल जी बैठे, जिसपे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बैठे। फिर उनके वरिष्ठ लोगों ने कहा कि यह पद तुम्हारे लिए विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह है, इस पर जो बैठेगा उसे न्याय ही करेगा, तो तुम इसको पद न मानकर एक प्रकार का दायित्व मानो। और तब अटल जी ने इस रूप में बैठकर, उनका प्रसिद्ध वाक्य था कि मैं इसको विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह मानता हूं, जहां सिर्फ न्याय करने के लिए बैठा हूं, कर्तव्य करने के लिए बैठा हूं। फिर याद करिए 77 का दौर। अब यहां से वो शुचिता के साथ अपने विचार को किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं, वह आप देखिए। वो भारत के पहले राजनेता बने विदेश मंत्री के रूप में, जिन्होंने विदेश में जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण। यहां विषय सिर्फ भाषा का नहीं था, जो मैंने पहले बात कही थी, भारत की राजनीति में स्व की अभिव्यक्ति के अभियान को शुरू किया था जब उन्होंने 51 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। और उसका एक मुकाम आता है जब पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर हिंदी बोली जाती है। 1977 में विदेश मंत्री के रूप में वो जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हैं। तो जो उनका अभियान था, उन्होंने उसको मन में धारण करके रखा और अवसर मिलते ही उसे अभिव्यक्त। दूसरा उदाहरण देता हूं जो सत्यनिष्ठा का विषय है। जब वो प्रधानमंत्री बने, आप सबको याद होगा, पोखरण विस्फोट हुआ था केवल 2 महीने के अंदर, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। पर आप में से शायद बहुत सारे लोगों को न पता हो, भारतीय जनसंघ के रूप में 1966 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि यदि हमें कभी सत्ता मिली तो हम परमाणु विस्फोट करेंगे, क्योंकि तब तक भारत ने परमाणु विस्फोट नहीं किया था। और अटल जी उस कार्य समिति में मौजूद थे पदाधिकारी के रूप, और 32 साल के बाद वह सत्ता मिलती है। 1966 से 1998, 32 साल के बाद। और इसे सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता कहते हैं कि 32 दिन में नहीं लगाए उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो प्रतिबद्धता के साथ व्यक्त किया गया। अब मैं आप लोगों से यह भी बताना चाहता हूं कि जब 1998 में सत्ता है, 96 में तो 13 दिन की सरकार थी, उस समय भारत एक अलग प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा था। आप सब लोगों को वो जमाना तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। अगर आप याद करिए तो 90 के दशक के शुरू में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया, और अमेरिका का इतना दबाव था। और हम क्या माने जाते थे? हम सोवियत गुट के माने जाते थे 80 के दशक के, हम तो 90 के दशक के शुरू। और किस प्रकार का दबाव अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का हमारे ऊपर था। याद करिए 1994 में थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन, जिसकी हमारी डील रूस के साथ पूरी हो गई थी, उसका पेमेंट भी किया जा चुका था, अमेरिकी दबाव में वह डील कैंसिल हो गई और भारत को एक क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिला, और उससे हमारा अंतरिक्ष प्रोग्राम कम से कम 8 से 10 साल पीछे चला। याद करिए 1995 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने एक बार सोचा था परमाणु विस्फोट करने के, अमेरिकी दबाव आया और वह रुकना पड़ गया। ये मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम एक ऐसी स्थिति में थे जिस समय अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल थी। 1991 में ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था के बाद 90 के दशक का मध्य आते आते अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधर रही थी, यानी अर्थव्यवस्था भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थी, अभी एक उभरती हुई परिस्थिति में थी, नेसेंट स्टेट में थी, कच्ची मिट्टी की तरह। जब वो सरकार आई तो उस समय महंगाई की दर विकास दर की 2 गुनी थी। 4 पॉइंट कुछ के आसपास विकास दर थी और 8.5-9% के आसपास महंगाई की दर। और उस समय में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर, और गठबंधन भी किस प्रकार का था? अगर आपको याद हो 1998 में चुनाव परिणाम आए ही थे, और उस समय जब तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि भाई भाजपा 200 जितने भी सांसद हैं आपके एनडीए की, उनकी सूची दे दे, तो हमारे एक सहयोगी दल ने, दक्षिण भारत के सहयोगी दल ने सूची देने से ही मना कर दिया। यानी बाधा पहले ही चरण पे आ गई थी, अभी शपथ ग्रहण से पहले ही। इस परिस्थिति में सत्ता में स्थापित होकर, और जब
2004 में हमने छोड़ा तो महंगाई की दर 4% थी और विकास की दर 8.5% से ऊपर थी। और 2003 और 4 का वर्ष जो अंतिम वर्ष था अटल जी की सरकार का, उसकी तीसरी तिमाही में, इन थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2003 एंड 4, हम 10.5% से ग्रो किए थे, जिसमें एक तिमाही के लिए सही है हम चाइना से आगे निकले थे। यानी हम विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गए थे। हम करंट अकाउंट सरप्लस हो गए थे। ये कैसे हुआ था? आप सोचिए, ऐसी विपरीत परिस्थिति में परमाणु विस्फोट का निर्णय, और परमाणु विस्फोट का वह निर्णय इतनी गोपनीयता के साथ कि विश्व के इतिहास में पहला मौका था जब परमाणु विस्फोट विश्व के किसी कोने में हुआ और सीआईए को पता नहीं लग पाया, जब तक 3 बजे, 3:15 के आसपास, जो एग्जैक्ट टाइम है 3:15-3:20 के आसपास, अटल जी ने आकर घोषणा नहीं की थी कि इंडिया हैज कंडक्टेड 3 न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। और अटल जी के अलावा यदि 2 लोगों को इसके बारे में पता था, वह गोपनीय थी जो सीआईए तक को नहीं पता था। वो 2 लोग कौन थे? हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहता, मगर एक जरूर संकेत मैं कहना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं, एक आरोप लगाया जाता था भारतीय जनता पार्टी पर कि साहब अल्पसंख्यकों को साथ में नहीं लेते। अटल जी ने दिखाया कि गंभीर से गंभीर, गोपनीय से गोपनीय चीज में जिसमें सर्वाधिक विश्वस्त व्यक्ति को ही साथ लिया जाता, उसका हमने विश्वास में लेकर दिखाया। अर्थात उन्होंने यह राजनीति में यह प्रयोग करके दिखाया कि हम किसी को भयभीत करके उसका वोट नहीं लेना चाहते, हम विश्वास पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। इसीलिए प्रोफेसर चौधरी ने कहा ना, अटलवाद एक नई चीज। अब मैं दूसरी चीज के ऊपर आ, भारत आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसमें सबसे बड़ी बाधा थी उस समय में इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सभी समझते हैं कि 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, रोड एंड पावर। तो आप याद करिए, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने उस समय शुरू किया। ये बात है नवंबर-दिसंबर 99 की, जब 13 महीने की सरकार जाने के बाद दोबारा आई सरकार। उससे पहले आप ये समझिए, पोखरण विस्फोट लगा, हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग गए। आप सोचिए, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से देश वैसे ही कमजोर स्थिति में, और हमने हिम्मत करके आर्थिक प्रतिबंध भी लग गए। अब हमारे लिए कितनी मुश्किल बात थी। और यहाँ पे एक और बात तथ्य कह दूं जो शायद बहुत से लोगों को ध्यान ही ना हो, भारत ने 13 मई 98 को पोखरण विस्फोट किया था और पाकिस्तान ने 26 मई। जो लोग परमाणु ऊर्जा अथवा विज्ञान के थोड़े भी जानकार हैं, वह यह भली बात ही समझते हैं कि यह कहना कि भारत के परमाणु विस्फोट की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने विस्फोट कर दिया, यह सरासर तर्क संगत नहीं, आधारहीन है। क्योंकि कोई भी देश राजनीतिक निर्णय से लेके 13 दिन के अंदर परमाणु विस्फोट नहीं कर सकता। उसके लिए मिनिमम 35 से 36 दिन का समय चाहिए था उस समय की टेक्नोलॉजी के। तो फैक्ट यह था कि पाकिस्तान यह विस्फोट करने जा रहा था, हमने प्रीएम्प्ट कर दिया समय से पहले करके, और इस कारण से हमारे सुरक्षा कंसर्न जो केवल पाकिस्तान के साथ तौले जाते, वो एक वैश्विक धरातल पे आ गए। और आपको ये भी याद हो, पाकिस्तान ने उस बम का नाम दिया था इस्लामिक बम। अब यदि हम उसके बाद करते तो हमारे ऊपर ये दबाव आ जाता कि हम ये ना करें। अगर हम करते तो गैर जिम्मेदार देश माने जाते, और वो कहता ये इस्लामिक बम है तो ये हिंदू बम। मगर हमने सारा प्रीएम्प्ट कर दिया था। तो सूचना भी, दक्षता भी, समय रहते कार्यशैली भी। यह सच है कि ये सब तो वैज्ञानिकों की तपस्या थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वैज्ञानिकों की तपस्या तो वर्षों से तैयार। इवन शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो कि प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स में लिखा है कि 1959 में नेहरू जी से जब बात किया जेके गैल्ब्रिथ ने, जो यहां पर एम्बेसडर थे, तो उन्होंने बात करके बताया कि भारत कितने समय में परमाणु विस्फोट कर सकता। तो भाभा से बात करके उन्होंने बताया कि 1 साल, यानी 1960 से हम इस स्थिति में थे। 74 में जाके हुआ, उसके बाद 90 में हम तैयार थे। तो हमारे वैज्ञानिक भागीरथ बन के तपस्या करने को तो तैयार थे, पर कोई शंकर बनकर उस गंगा अवतरण का सारा झंझावात तो सर पे देने को तैयार होता, तो अटल जी ने वह कार्य करके दिखा।
अब मैं आता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसे करें। इस बुरे दौर में जब प्रतिबंध लग गया तब आप क्या करें? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डअप करना था, तो क्या किया गया? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया। उसके लिए इनिशियल पैसा कहां से आना? 5,000 करोड़ रुपए इनिशियल शुरू हुआ था, जिसके लिए पेट्रोल और डीजल पे 50 पैसे का सेस लगाया गया, इनिशियल पैसा। फिर क्या किया गया? अगर आप लोगों को याद हो, हाउसिंग लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 से 18% होती, उससे घटाकर 8 से 9% पे लाया। अब मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होता था कि एक मकान होना चाहिए। जैसे ही हाउसिंग रेट के इंटरेस्ट कम हुए, लोगों ने हाउसिंग लोन लेना शुरू किया। तो जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स थी वो पैसा मार्केट में आया। जब हाउसिंग सेक्टर आगे बढ़ा तो उससे सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर आगे बढ़ा? सीमेंट एंड स्टील। और सीमेंट एंड स्टील, इसी सेक्टर में तो पैसा चाहिए था रोड बिल्डअप करने के लिए, तो उस सेक्टर के द्वारा रोड को डेवलप करने का पैसा भी मिल गया और मिडिल क्लास को मकान मिलने की भी जो उसकी आकांक्षाएं थी वो पूरी होने लगी। तो एक प्रकार से हमने आंतरिक रूप से भी वो व्यवस्था की और हमने एनआरआई बॉन्ड्स की। जो विदेशों में भारतीय थे, जो अच्छी स्थितियों में पहुंच गए थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, वो अपना व्यक्तिगत पैसा तो भेज सकते हैं। ठीक है, तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाया था तो सरकारी पैसा, संस्थागत पैसा नहीं आ सकता था, पर व्यक्तिगत पैसा तो आ सकता था। तो एनआरआई बॉन्ड से पैसा आया, घर की सेविंग से पैसा आया, मकान बनने लगे, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री आगे बढ़ी और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आकार लेने लगे। ये कितनी दूरदृष्टि और गहरी सोच थी। और फिर भारत ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन थी उसका प्रयोग किया कि यदि अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध लगाया तो यूरोपियन यूनियन के देश प्रतिस्पर्धा में थे, तो हमने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। यदि जापान ने अमेरिका के प्रभाव में हम पे प्रतिबंध लगाया तो हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ की कंपनियों की तरफ हाथ बढ़ाया। तो यह परिस्थिति बनी कि कुछ ही समय में परिस्थिति यह बनी कि उन्हीं देशों की कंपनियों ने अपने सरकारों पे दबाव बनाया कि आप क्या कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट आप हमारी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को दे देना चाहते हैं। और 2 साल के अंदर, 2 से 2.5 साल के अंदर अमेरिका ने और तमाम पश्चिमी देशों ने वह प्रतिबंध वापस ले लिया। इसे कहते हैं राजनीतिक दक्षता। और वह स्थिति कहां तक पहुंची, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। 31 दिसंबर 1999 जब CNN को इंटरव्यू देते हुए बिल क्लिंटन, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, से पूछा गया कि अमेरिका वाज अ सुपर पावर ऑफ द 20th सेंचुरी, हाउ डू यू परसीव द फ्यूचर ऑफ अमेरिका इन 21st सेंचुरी, तो उन्होंने कहा कि we were the super power of 20th century and we hope that we will remain the super power in 21st century, but there are 2 countries, India and China, which are having enormous potential to emerge as economic power in the 21st century, out of which India is having enormous potential that can even reach up to the level of US in 21st century. यह स्वीकारोक्ति उन्होंने 1 से 1.5 साल में, 1.5 मतलब समझिए 1.25 साल में करवा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया है कि अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में होना चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना हो, कैसे यह सुनिश्चित करना हो। और अब मैं इसमें आपको 1-2 उनके मजेदार वाक्य भी बताता हूं। उस दक्षता को, सत्यनिष्ठा को समावेशिता में कैसे बदलना है, जो आज का विषय। देखिए, हमारे सबसे धुर विरोधी माने जाते हैं कम्युनिस्ट। ये किस्सा मैंने कुछ सीनियर लोगों से सुना है, इसलिए मैं इसकी प्रामाणिकता का कोई 100% दावा नहीं करता, परंतु निश्चित रूप से यह तर्कसंगत लगता है। जब इराक में अमेरिका की फौजें गई 2003 में, तो बहुत दबाव था कि भारत भी अपनी फौज भेजे, और हमने बताया कि उस समय यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका था। उस दबाव को टॉलरेट करना आसान नहीं। और कम्युनिस्ट हो तो अमेरिका का नाम आते रिएक्शन में जा। तो प्रतिनिधिमंडल गए, बहुत जोरदार तरीके से अटल जी से वो उनके सांसदों, नेताओं ने कहा कि साहब अमेरिका के साथ आप कैसे इराक में फौजें भेजने की बात चल रही है और हम इसका विरोध करते हैं, हम बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं। अटल जी उनकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि आप इसके विरोध में हैं, तो कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा हम इसके पुरजोर विरोध में हैं। तो अटल जी ने धीरे से इतना बोला, पर कहीं दिखाई तो पड़ नहीं रहा। और उसके बाद भारी यहां पर प्रदर्शन होने शुरू हुए। फिर अटल जी ने कहा भाई देखिए, हमारे यहाँ बहुत विरोध हो रहे हैं, हमारे लिए फौज भेजना इतना आसान नहीं।
मुझे ये भी याद है कि 2005 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में पहला बयान अटल जी का आया उसके खिलाफ, और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से उन्होंने कहा कि हमने ये आपत्ति दर्ज की, इसके आधार के ऊपर आप अमेरिका से बात करिए। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, समावेशिता वो कैसे स्थापित करते थे और किसी तनावपूर्ण वातावरण को भी कैसे विनोदपूर्ण में बदल देते थे। एक बार की बात है कि संसद में इंदिरा जी और बहुत आक्रामक मुद्रा में भाषण दे रही थी, और उन्होंने अटल जी और जनसंघ को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि आपकी जो पार्टी है, आपकी जो विचारधारा है, वो हिटलर की तरह है। अटल जी ने हमसे पूछा कि आपको किस कारण से हिटलर में नजर आता, तो उन्होंने कहा आपकी पार्टी की विचारधारा भी हिटलर की तरह है और आप हिटलर की तरह हाथ उठा उठा कर भाषण देते हैं। अब ये समझिए कि टकराव इस सीमा तक था कि प्रधानमंत्री इस तेवर में बोल रही है कि आप हिटलर नजर आ रहे हैं। अटल जी ने उसके बाद बोला कि प्रधानमंत्री महोदया को इस बात पे आपत्ति है कि मैं हाथ उठा उठाकर भाषण देता हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं कोई एक नेता ऐसा बता दे जो टांग उठा उठाकर भाषण देता हूं। और यह सुनते ही सारा सदन, जो एक बहुत गंभीर और टकराव के मुद्रा में था, वो विनोद के वातावरण में बदल गया। तीसरा मैं उदाहरण देता हूं जो अटल जी से कई बार प्रेरणा लेने और सीखने का मौका मिलता। 1995 में अटल जी 1996 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हो गए थे। उत्तर प्रदेश में आपको याद हो, सपा बसपा की सरकार टूटी थी, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, तो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाई। मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उस समय बसपा के 66 एमएलए थे और हमारे 178। तब मायावती उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, काशीराम जी जीवित थे और काशीराम जी ही निर्णय लेते थे। तो पत्रकारों ने लखनऊ में काशीराम जी से पूछा कि भाई आप तो एक जमाने में कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है और भाजपा नागनाथ है, और आज आपने भाजपा के समर्थन से सरकार बना दी, तो आपका विचार बीजेपी के प्रति बदल गया। काशीराम जी ने कहा नहीं, जो मैं कहता था उस पर कायम हूं, मेरे लिए आज भी भाजपा नागनाथ। अब पत्रकारों ने अटल जी से पूछा कि काशीराम जी तो कह रहे हैं कि भाजपा आज भी नागनाथ है और आपका उनके साथ गठबंधन है। अब आप बताइए इसका क्या जवाब है। अगर आपने इस पर कोई भी तीखी प्रतिक्रिया कर दी तो आप पार्टी के सर्वोच्च नेता, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उसी क्षण गठबंधन टूट जाएगा। और अगर आपने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया तो एक प्रकार से आपने अपने लिए ये कहे गए अपशब्द को स्वीकार कर लिया, स्वाभिमान से समझौता कर लिया। तो अटल जी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि भाई अगर काशीराम जी कह रहे हैं कि हम उनके लिए नागनाथ हैं, तो हम तो शंकर जी के उपासक हैं, हम सब में शंकर देखते हैं, वो हमारे लिए शंकर। अब बताइए, उनके ऐसे बयान को जिसे कोई टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, उसको किस ढंग से उसमें समावेशिता का तत्व बताते हुए उन्होंने घुमा दिया, यह अद्भुत कला अटल जी के अंदर देखने को मिलती थी। तो मैं मानता हूं कि वो एक कुशल प्रशासक, भारत की राजनीति में शुचिता के अप्रतिम उदाहरण, वैश्विक कूटनीति के गहरी समझ रखने वाले, पारदर्शी स्वच्छ शासन देने वाले और व्यक्तिगत राजनीति में और दलगत राजनीति में समावेशिता के नए आयामों को स्थापित करने वाले एक ऐसे अद्भुत हस्ताक्षर हैं भारत की राजनीति में जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और अंत में एक बिंदु जरूर कहना चाहूंगा, आजकल भारत की राजनीति में देखिए, अटल जी को गए हुए 4 वर्ष हो गए। भारत की राजनीति में आजकल एक विषय बहुत आ रहा है, हिंदू बनाम हिंदुत्व। अटल जी अपने जमाने में इसका उत्तर देके गए। अटल जी की एक पुरानी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो अंतिम छंद है, उसी के सिर्फ 2 छंद बता के मैं बात समाप्त करूंगा, उसमें दोनों में सारा सार है। उसका एक छंद है जो कहता है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम।
गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए, कोई बतलाए। काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब इसमें हिंदू हिंदू तो जो जिसको देखना हो देख ले। परंतु उसी कविता का एक दूसरा छंद है जो यह भी बताता है कि मानव का हृदय किस आधार पर जीतने का निश्चय है। और आप सब लोग जो अध्ययन अध्यापन और शोध से जुड़े हैं, उनके लिए तो यह एक सूत्र वाक्य की तरह है जो उन्होंने इसी कविता के दूसरे छंद में लिखा। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे सरनभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और जो उन्होंने कहा था संपूर्ण विश्व में इस कोने से उस कोने तक सौरभमय कर सकते हैं, उसकी एक छोटी सी झलक वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब योग को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलवाई। 172 या 73 देशों ने समर्थन नहीं किया, वो सेकेंडर बने। और आज पूरी दुनिया में जब योग होता है और उसको एक सकारात्मक भारत की प्रेरणा के रूप में दिखाई पड़ता है, तो मुझे लगता है कि जो अटल जी ने कहा था कि मेरे वेदों के ज्ञान में वह क्षमता है, क्योंकि योग षट वैदिक दर्शनों में से एक है, वो हमारे अंदर क्षमता है कि संपूर्ण विश्व के कोने तक जाकर कर सकते हैं। तो उनके एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में मोदी जी ने भी करके दिखाया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप में से यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो मैं कुछ एक प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता हूं। धन्यवाद। दिए गए विषय के एक एक शब्द को इतनी अतुलनीय स्पष्टता प्रदान करते हुए इतने अद्भुत उद्बोधन के लिए मैं महेश कौशिक, संपूर्ण केंद्र के शोधार्थियों और जो हमारे साथ आभासी माध्यम से जुड़े हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, शोधार्थी हैं, छात्र हैं, उन सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना स्पष्ट इस विषय को कर दिया। अटल जी के जीवन से, उनके कृतित्व से, एक एक उदाहरण के माध्यम से आपने विषय को पूर्णतः स्पष्ट किया। हम सबके लिए एक अतुलनीय अनुभव रहा है आपको सुनना, और हमारी तो आशा रहेगी कि हम प्रत्यक्ष रूप में भी इस केंद्र पर आपको सुन सकें। आशा करते हैं कि ये महामारी जल्दी ही नियंत्रण में आएगी और आपको हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में सुनने का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। विशेष रूप से मैं राज जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजकुमार भाटिया जी, जो हमारे अग्रज हैं, जिनके माध्यम से आपसे संपर्क हो सका। और हमारे केंद्र के संयुक्त निदेशक जो अपनी मृदभाषिता के लिए सभी में प्रसिद्ध हैं, प्रोफेसर रमेश भारद्वाज, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय प्रोफेसर रमेश भारद्वाज। हेलो हेलो जी सर, आप सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। ठीक। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस चतुर्थ अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान के अवसर पर भारतीय राजनीति का अटलवादी दृष्टिकोण, गीता, सत्यनिष्ठा एवं समावेशिता पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसके सूत्रधार, रचनाकार आदरणीय डॉक्टर सुनील चौधरी जी, निर्देशक वैश्विक अध्ययन केंद्र, मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आपने भारतीय राजनीति के लिए एक नया शब्द दिया है, अटलवादी, क्योंकि अभी तक इस शब्द का प्रयोग कम से कम मैंने तो देखा नहीं। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम के लिए विषय चुनने के लिए मेरा आपको विशेष धन्यवाद।
आज इस अवसर पर भारतीय राजनीति के गांधीवादी, एकात्म मानववादी, हिंदुत्ववादी विचारधारा के त्रिवेणी अर्थात आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने भारतीय राजनीति को सुशासन, शुचिता, सत्यनिष्ठा, सशक्तिकरण एवं समावेशिता का जो अटल मार्ग दिखाया, ऐसी महान श्रेष्ठतम भारत रत्न के रूप में भारत माता के सपूत, उनको मैं सबकी ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। परम श्रद्धेय आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, आप भाजपा के ही नहीं, मैं तो समझता हूं यदि समावेशी भाव से देखा जाए तो आप एक प्रखर, प्रख्यात, प्रवीण प्रवक्ता हैं और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप भारतीय राजनीति के एक महान हस्ताक्षर बने। आपने जो हमें समय दिया, एक बार फिर मैं अपने वैश्विक अध्ययन केंद्र की ओर से करबद्ध नमन होकर आपको साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर महेश कौशिक जी, सहयोगी फेलोज, स्टाफ, समस्त शोधार्थी, मेरे महाविद्यालय की एलुमनी क्लब भी आज एकत्रित है, वो भी आपके इस कार्यक्रम में सहभागी है। भुवन सर, सभी साथी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, पुनः प्रणाम करते हुए, पुनः शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, श्री रमेश भारद्वाज जी। और बस दो पंक्तियों के साथ आपको हम सुधांशु जी आज के लिए हम आपसे अनुमति लेंगे कि दो पंक्तियां थी अटल जी की। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंत रतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और आपके साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से ये नई शुरुआत हुई है। अटलवादी राजनीति का अनुसरण करते हुए आप पुनः भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं जी। आपने जो पंक्ति बोली ना, इसके आगे की जो पंक्ति है वो हम सबके लिए और प्रेरणा स्रोत जी। आहुति बात यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर से दिया जलाएं। भारत को उस महान तक पहुंचाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विश्व से भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शोधार्थी जुड़े हैं, इजराइल तक से लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार।